वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। परंपरागत हिंदी की हमारी यह जो क्लास है, इसमें हम दिए हुए पत्र के सारणियन पर गौर करेंगे। जब आप प्रश्न पत्र को हल करते हैं, कन्वेंशनल हिंदी का आपका पेपर होता है, तो उसमें दूसरा प्रश्न होता है पत्र का टैबुलर फॉर्म। पत्र का टैबुलर फॉर्म और ये जो सारणियन यानी टैबुलर रूप होता है पत्र का, इसका मूल उद्देश्य क्या होता है? कोई एक ऑफिशियल लेटर, कोई एक सरकारी पत्र आपको दिया गया है और उसका आपको निष्कर्षपूर्ण एक छोटा सा सारांश लिखना होता है। इसीलिए इसमें जो कॉलम बनाए जाते हैं उसमें सारी चीज़ों को छांटकर अलग अलग लिखा जाता है, ताकि अगर बाद में भविष्य में किसी सरकारी पत्र का संदर्भ लेना हुआ, उससे मदद लेनी हुई, उससे कोई जानकारी लेनी हुई भविष्य के लिए, तो उसमें ज़्यादा समय ना खर्च करना पड़े। अब कोई एक लंबा चौड़ा सरकारी पत्र है या एक सामान्य ही स्थिति का सरकारी पत्र है, वो एक फाइल के अंदर है। समय बीतने के साथ उस पत्र के लिए उस पत्र के संदर्भ में कुछ जानने की आवश्यकता हुई तो उस फाइल को खोला गया। अब पूरे पत्र को पढ़ने में जितना समय लगेगा, उस समय को बचाने के लिए ये टेबुलर फॉर्म यानी सारणी रूप किया गया। इसमें क्या होगा कि पत्र की एक बनी बनाई सारणी उपलब्ध होगी, जिसमें कि विषय वास्तु से हमें पढ़कर ये मालूम हो जाएगा कि पत्र का उद्देश्य क्या था, और बाकी जो प्रेषक प्रेषिती पत्रांक दिनांक वगैरह होते हैं, उनसे हमें बाकी जो छोटी छोटी डिटेल्स हैं वो मालूम हो जाएंगी, कहाँ से भेजा गया, किसने भेजा, किसको भेजा, ये सब चीज़ें। तो सारिणी रूप का यही उद्देश्य होता है। और सारिणी रूप जो है ये 15 अंक का आपका आता है। खासियत इसकी ये होती है कि इसमें बाकी चीजें सभी लोग एक समान लिखते हैं। स्पष्ट है कि परिवर्तन करेंगे कहाँ। एक पत्र दिया गया है प्रश्न पत्र में, ऐसा तो है नहीं कि सबको अलग अलग पेपर मिला है, सबको एक ही पेपर मिला है। तो जो ऑफिशियल लेटर है, सरकारी पत्र है, वो सबके लिए एक समान दिया गया है। अब उसमें प्रेषक जो है वो सभी के लिए समान है, प्रेषिती सभी के लिए समान है, पत्रांक बदलने वाला है नहीं, स्थान न बदलेगा, दिनांक नहीं बदलेगा, है ना, ये सब नहीं बदलेंगे, यानी सब लोग इसको एक समान लिखेंगे। अंतर आता है विषय वास्तु में। जो विषय वास्तु होती है यानी आखिरी कॉलम आपके पूरे टेबुलर फॉर्म सारणियन का होता है, उस विषय वास्तु में सिर्फ छोटे में आपको पत्र का उद्देश्य लिख देना होता है, उसमें आपको बहुत डिटेल में नहीं जाना होता है। यहीं पर गड़बड़ होती है। बहुत सारे कैंडिडेट्स ये सोचते हैं कि भाई 15 अंक का प्रश्न है, अब 15 अंक का प्रश्न है तो इसमें तो हमें विस्तार देना होगा, क्योंकि हमने पहले से ही देख रखा है कि जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं वो 15 अंक के होते हैं, तो हमें उसमें लंबा लिखना होता है, यहाँ भी लंबा लिखना होगा। तो वो करते क्या है कि बाकी चीज़ें तो ठीक ही लिखते हैं, लिखेंगे ही क्या, उसमें जो तय है वही लिखेंगे। विषय वास्तु में जितनी पत्र की बात है ना, उसको उठाकर बटोर कर खूब जम कर लिख देते हैं, बल्कि अगले पेज तक उनका जो टेबुलर फॉर्म का कॉलम है वो पहुंच जाता है और उसमें जो विषय वास्तु वाला कॉलम है वो लंबा हो जाता है। फिर नंबर आपको क्या मिलेगा? 15 में से जो 5 भी आपको सीधे तौर पे मिल जाएं। सारिणी रूप का उद्देश्य होता है संक्षेप में आप पत्र के उद्देश्य को समझाइए। तो जैसे आप ये सरकारी पत्र देख रहे हैं, इसमें आप देख रहे हैं कि अवर सचिव वित्त विभाग भारत सरकार नई दिल्ली की ओर से यह पत्र प्रेषित किया गया है। प्रेषक मतलब पत्र को भेजने वाला, प्रेषिती मतलब सेवा में, या सेवा में का अर्थ क्या है? जिसको भेजा जा रहा है। यहाँ प्रेषिती भी हो सकता है, प्रति भी हो सकता है, सेवा में भी हो सकता है, इस तरह के शब्द इस्तेमाल हो सकते हैं। तो ये व्यक्ति वो है जिन्हें की पत्र प्राप्त होगा, ये पत्र को प्राप्त करेंगे। तो ऊपर वाले प्रेषक हैं, नीचे वाले प्रेषिती हैं, ये आपका विषय है, पत्र का उद्देश्य है। और यहाँ पर पत्र का स्थान, पत्र कहाँ से लिखा गया है और किस तारीख में लिखा गया है, वो दोनों चीजें। और ऊपर पत्रांक दिया हुआ है। ये सारी चीजें आपको दिखाई दे रही हैं इस पत्र में, है ना। तो इसे आप देखें। कॉलम जब बनेगा सारिणी रूप में, तो उसमें आप प्रेषक वाले कॉलम में, चलिए वहीं चलते हैं सीधे। ये पत्र का शेष हिस्सा है, इसमें भी आप देखें। अच्छा, नीचे वाले हिस्से को पृष्ठांकन कहते हैं। यहाँ से जो ये नीचे का पार्ट है ना, ये पूरा ये पृष्ठांकन में आता है, जिसमें कि अटैचमेंट अगर आप कुछ लगा रहे हैं तो वो चीजें हैं। स्थान दिनांक है अगर लिखना चाहते हैं, कई बार क्या होता है पत्रांक इत्यादि नीचे भी लिखा होता है, तो उस पैटर्न में है तो वो भी पृष्ठांकन में आ जाता है। ये भवदीय हस्ताक्षर, जो भेजने वाला है नीचे हस्ताक्षर करता है, उसका पदनाम, वो भी पृष्ठांकन में आता है। प्रतिलिपियां जिसको भी अवलोकन के लिए या सूचना के उद्देश्य से या पालन करने के लिए भेजी जा रही हैं, वो सब भी पृष्ठांकन में शामिल होता है। तो ये सारी चीजें पृष्ठांकन में आती हैं। फिलहाल मुद्दे पर आते हैं। ये है सारिणी, और सारिणी में कितने कॉलम होते हैं तो आप गिन लीजिए, 6 कॉलम होते हैं इसमें। पहले में क्रम संख्या लिखते हैं, दूसरे में पत्रांक होता है, तीसरे में स्थान दिनांक होता है, चौथे कॉलम में प्रेषक
पांचवें में प्रेषिती, और छठवां और अंतिम कॉलम जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है वो है विषय वास्तु। विषय वास्तु वाले कॉलम में बाकी चीजें तो आप भर लेते हैं। पत्रांक क्या है आपने अभी अभी देखा है, वही जस्ट उतारना है। स्थान दिनांक आप जानते ही हैं, इनमें गलती होने की गुंजाइश 0 है ना। प्रेषक आप देख ही चुके हैं, प्रेषिती भी देख चुके हैं। यहाँ पर असली चीजें टिकी हुई हैं और नंबर यहीं से मिलते हैं। तो विषय वास्तु में मेरी सलाह ये होती है, जितनी बार भी मैंने कॉपियां चेक की हैं और सुझाव दिया है, तो कैंडिडेट्स जो लिखते हैं तो ये नंबर डालकर लिखने से ज़्यादा बेहतर ये होगा कि आप एक पैराग्राफ बना दीजिए, छोटा पैराग्राफ बनाइए संक्षिप्त, और उसी में पत्र का उद्देश्य लिख दीजिए। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है ना, नंबर डाले गए हैं, नंबर डालना गलत नहीं है, ऐसे भी किया जा सकता है, लेकिन वो ज़्यादा अच्छा तरीका होगा। समेट कर लिखने का भाव उसी में दिखाई देगा। नंबर डालने पर क्या होगा, ये बिखर जाएगा और बिना मतलब का शब्द बढ़ जाएंगे, आकार बढ़ जाएगा, और हमें विषय वास्तु को फैलाना नहीं है। तो विषय वास्तु को संक्षिप्त रखने का और उसे सारगर्भित बनाने का यही सही तरीका है कि उसे पैराग्राफ में लिखा जाए। पैराग्राफ में कम शब्दों में हम गागर में सागर भर सकते हैं, यानी पत्र के सारे उद्देश्यों को स्पष्ट कर सकते हैं। तो यहाँ लिखा गया कि अत्यंत पिछड़े क्षेत्रों में विद्यालय खोलने, वही पीछे वाले पत्र का संदर्भ है, विद्यालय खोलने हेतु अनुदान की स्वीकृति के संदर्भ में, ये तो विषय ही उतार दिया। उसके बाद वित्त विभाग भारत सरकार द्वारा इन क्षेत्रों में नवीन विद्यालय के लिए 5.51 करोड़, जैसे ही पैसा मिले वैसे ही वित्त विभाग को सूचित करिए। और दूसरा, जो धनराशि मिल रही है उसका समुचित प्रयोग सुनिश्चित करिए, मतलब प्रयोग उसका ठीक तरीके से हो रहा है या नहीं, इसको सुनिश्चित करने का कष्ट करें। ये सारा है और उसका विवरण दें। तो इसको आप समेट दीजिए एक साथ कि अनुदान स्वीकृत हुआ है पिछड़े क्षेत्रों में विद्यालय खोलने के लिए, और वित्त विभाग भारत सरकार ने ये अनुदान स्वीकृत किया है 5.5 करोड़ रुपए का, यानी 5.51 करोड़ रुपए का। और जैसे ही धनराशि का विवरण आपको प्रादेशिक स्तर पर प्राप्त होता है, वैसे ही वित्त विभाग को सूचित करिए कि मुझे पैसा मिल गया है, और उस पैसे का सही दिशा में समुचित इस्तेमाल करते रहिए और उसका ब्यौरा हमें भेजते रहिए। ये इसका पर्पज, यही है विषय वास्तु। इसको कम शब्द में लिखा जा सकता है। 3 पॉइंट अगर आप बांटेंगे तो बात बढ़ेगी, इसीलिए पॉइंट्स में मत ही लिखिए तो बेहतर है। लिख भी सकते हैं, गलत नहीं होगा, लेकिन छोटा रखना है तो पैराग्राफ सही। एक और पत्र है, यहाँ प्रेषक जो है एक काल्पनिक नाम दिया है अबसन, ये निदेशक है राजभाषा विभाग भारत सरकार के, नई दिल्ली से। भेज किसको रहे हैं, ये प्रेषिती है। सेवा में प्रति इस तरह का लिखा होता है ना, तो वो प्रेषिती यानी जो पत्र का प्राप्त करता है उसका संदर्भ होता है, उसका उल्लेख किया होता है। ये समस्त विभागाध्यक्ष हैं गृह मंत्रालय भारत सरकार के। पत्र लिखा गया है नई दिल्ली से, तारीख थी 25 जनवरी 2020 की। ठीक है। विषय क्या है कि गृह मंत्रालय के विभिन्न कार्यालयों में हिंदी की कंप्यूटिंग कार्य करने वालों की संख्या के परिप्रेक्ष्य में इसको लिखा गया। कुछ लोग चालाकी ये भी करते हैं कि विषय ही उठाकर विषय वास्तु में छाप देते हैं कि छोटा लिखना है तो चलो हटाओ, इतना कौन फजीहत पाले, विषय तो लिखा ही है, पत्र का आधा अधूरा उद्देश्य उसी को लिख देते हैं। लेकिन विषय में आधी ही बात लिखी होती है, मतलब सिर्फ एक हिंट दिया होता है कि पत्र में किस पर्पज की चर्चा की गई, वो पूरा उद्देश्य नहीं लिखा होता है। उसके लिए तो पत्र को पढ़ना ही पड़ेगा। तो असल बात यह है कि मेहनत से बच के भागना नहीं है, नहीं तो आपका जो प्रदर्शन है ना वो खराब हो जाएगा। आपको पत्र को पूरा इत्मीनान से पढ़ना होगा। पत्र की जो मेन बॉडी है, मुख्य कलेवर है, उसको ठीक से पढ़ना होगा और वहां से पत्र का असल उद्देश्य छानना होगा कि ठीक है कि परिप्रेक्ष्य तो लिया गया है, लेकिन परिप्रेक्ष्य में कौन कौन सी चीजों को शामिल किया गया है, उन चीजों को भी इस पत्र की मेन बॉडी से कवर करके तब हमें विषय वास्तु में उसको समेट कर लिखना होगा, सारांश रूप में लिखना होगा। तो आइए आगे चलते हैं। यहाँ देखें महोदय, मुझे पत्रांक एक पीछे का कोई पत्र आया हुआ था, तो उसके परिप्रेक्ष्य में यह कहने का निर्देश हुआ है, यहाँ आप देख रहे हैं ना, तो इसके परिप्रेक्ष्य में यह कहने का निर्देश हुआ है कि मंत्रालय के विभिन्न विभागों में हिंदी कंप्यूटिंग संबंधी काम करने वालों की संख्या सुनिश्चित की जाए, मतलब उनकी संख्या को फिक्स किया जाए। वर्तमान में जो काम कर रहे कर्मचारी हैं और जो पद खाली हैं यानी रिक्तियां हैं, उन सभी का ब्यौरा तैयार किया जाए कि कितने पद भरे हुए हैं, उन पर लोग कार्यरत हैं और कितने पद वर्तमान में रिक्त हैं। कार्यरत कर्मचारियों का जो विवरण है वो मैंने दे दिया है, ऐसा इसमें लिखा गया है, मतलब प्रपत्र उसके लिए संलग्न है इस पत्र के साथ, अटैचमेंट आप देख ही रहे हैं। और इसीलिए समस्त विभागाध्यक्ष शीघ्र ही इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही करें और आख्या भिजवाएं, मतलब जो रिपोर्ट है उसको भिजवाएं। तो मूल रूप से रिक्तियों के बारे में मांगा गया है, क्योंकि जो काम कर रहे कर्मचारी हैं उनका तो ब्यौरा ये खुद ही चस्पा कर रहे हैं, तो वो मांगा नहीं गया है। जो रिक्त पद हैं उन्हीं को मांगा गया है, मतलब कितने हैं, कहाँ कहाँ पर हैं, इसी का ब्यौरा हर विभागाध्यक्ष, क्योंकि हर विभाग में रिक्तियां होंगी, तो हर विभागाध्यक्ष अपने स्तर पर उपलब्ध कराए। ठीक है, यही इस पत्र का पूरा
पूरी बात है। तो बहुत ज़्यादा बड़ा पत्र नहीं था, इसका सारणियन भी उसी हिसाब से होना चाहिए, इतना ज़्यादा इसमें पॉइंट्स नहीं बनाने चाहिए। पत्रांक जो था वो हमने डाल दिया, यहाँ आप देख रहे हैं, ठीक है। उसी प्रकार से दिनांक आप देख रहे हैं 25 जनवरी 2020 का है, स्थान है नई दिल्ली, स्थान है नई दिल्ली। निदेशक राजभाषा विभाग भारत सरकार नई दिल्ली, ये प्रेषक हो गए, जैसा कि ऊपर देखा था। प्रेषिति भी आपने देखा, विभागाध्यक्ष है, मतलब सामूहिक यहाँ भेजा जा रहा है, जितने भी विभाग के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है उन्हीं सभी को। अब यहाँ देखिए विषय मूल जो दिया है, हिंदी कंप्यूटिंग का काम करने वालों की रिक्तियों के संदर्भ में ये पत्र जो है उसको प्रेषित किया जा रहा है। वर्तमान में कार्यरत जो कंप्यूटिंग कर्मचारी हैं उनका ब्यौरा और साथ में उनके जो रिक्त पद हैं उनका ब्यौरा ये उपलब्ध कराना है, और ये पत्र उसी पर आधारित है। ठीक, इसका मूल उद्देश्य वही है। जितने विभागाध्यक्षों के पास ये पत्र प्रेषित किया गया है उन सभी को अपने अपने विभाग में पड़ताल करनी होगी, अपने अपने विभाग में पूरा समीक्षा करनी होगी, और ये देखना होगा कि कितने पद खाली हैं और कितने पदों पर ये जो हिंदी कंप्यूटिंग वाले हैं ये कार्यरत हैं कर्मचारी। तो जो पद भरे हुए हैं उनका भी ब्यौरा, हालांकि उसका ब्यौरा संलग्नक में पहले से ही मौजूद है लेकिन फिर भी दोनों मांगा गया है, तो उनका भी ब्यौरा, और जो मूल रूप से इसका उद्देश्य था रिक्ति, मतलब जितने पद खाली हैं उनका ब्यौरा अतिशीघ्र उपलब्ध कराया जाए, आख्या यानी रिपोर्ट को प्रेषित किया जाए। तो इसको आप समेट कर लिखिएगा एक पैराग्राफ में, जैसा